इंग्लिश में शब्द लिखना फूड। फूड मतलब भोजन, भोजन मिलेगा। नीचे दूसरा शब्द लिखना फ्लावर, फ्लावर मिलेगा, फूल मिलेगा। तीसरा शब्द लिखना फॉडर, चारा मिलेगा, फॉडर। एफ एफ शब्द सब में आता जाएगा, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। फूड मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, फॉडर एफ ओ डबल डी ई आर, फॉडर, चारा मिलेगा। फाइबर मिलेगा, एफ आई बी ई आर, रेशा मिलेगा, रेशा। फर्नीचर मिलेगा, फर्नीचर मतलब इमारती लकड़ियां मिलेंगी। ये कितने हो गए? 5 एफ हो गए। क्या हो गया दोस्तों? ये 5 एफ, डायरेक्टली 5 एफ मिल गया आपको। इसके साथ क्या मिलेगा? जड़ी बूटियां मिलेंगी, जड़ी बूटियां मिलेंगी, मतलब औषधीय वस्तुएं मिलेंगी, मेडिसिनल गुड्स मिलेगा, मेडिसिनल गुड्स मिलेगा। और क्या मिलेगा जड़ी बूटियों के अलावा? जड़ी बूटियों के अलावा क्या मिलेगा? ठीक है, फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा। फ्यूल, ईंधन के लिए तमाम प्रकार की लकड़ियां मिलेंगी, तमाम चीजें मिलेंगी। फ्यूल मिलेगा, फ्यूल मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आगे देख दोस्तों, अब जंतु एवं पशु संबंधी विभिन्न प्रकार की चीजें तो मिलेगी ही, पर फिर उसके बाद लिखो, ये तो प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से और क्या होगा? फिर अब लिखो अप्रत्यक्ष महत्व, अप्रत्यक्ष महत्व लिखो, लिखो अप्रत्यक्ष महत्व में एबीसी करके लिखना। गैसीय चक्र, गैसीय चक्र बी पॉइंट, जलीय चक्र, जलीय चक्र सी पॉइंट, खनिज चक्र, खनिज चक्र में भूमिका डी पॉइंट, डी पॉइंट। विविध प्रकार के प्रदूषण में कमी, विविध प्रकार के प्रदूषण में कमी ई पॉइंट लिखो, ए बी सी डी ई ई ई लिखो। मृदा निर्माण में भूमिका, मृदा निर्माण में भूमिका। गैसीय चक्र में सब हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन गैसीय चक्र में सब हो गए, तो मृदा निर्माण में भूमिका ई एफ एफ पॉइंट लिखो। पारिस्थितिक तंत्र के विनियमन में भूमिका, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के रेगुलेशन में भूमिका, भूमिका आदि, आदि। तो ये तमाम प्रकार के इनके अदर इंपॉर्टेंस हैं। अब अदर सॉरी क्या है? इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आज लिखेंगे नेक्स्ट अदर, अन्य महत्व, अन्य महत्व। ठीक है, अन्य महत्व। अन्य महत्व में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पारिस्थितिक पर्यटन में, पारिस्थितिक पर्यटन में, पारिस्थितिक पर्यटन में भूमिका इको टूरिज्म। ठीक है, तो अब दूसरा बिंदु लिखो इसमें अन्य में, प्राकृतिक सौंदर्यता में भूमिका, प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्यता में। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक महत्व है, तो क्या लिख सकते हैं? सांस्कृतिक महत्व है जैव विविधता का। अरे हम तो भाई कण कण को भी पूछते हैं, पेड़ पक्षी पशु सबको पूछते हैं, तो सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक महत्व लिख देंगे, धार्मिक लिख देंगे, धार्मिक महत्व आदि, आदि। तो ये विविध प्रकार से हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्व हो गया। अब इस महत्व में ये बात नहीं कि केवल इतने ही प्रकार का महत्व है, आपको कुछ और बिंदु नजर आता है तो आप लिख सके। दीपक तुमने जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा वो पहले ऊपर वाले में शामिल हो चुका है, पहले से ही शामिल हो चुका है। तो आपको अगर और कोई महत्व समझ में आया तो आप अपने आराम से इसमें बिंदु 2 4 6 8 10 जितना मन करे आप जोड़ सकते हो। पूरी खुली स्वतंत्रता है दोस्तों, आप इसमें बिंदु जोड़ दीजिएगा। तो ये हुआ हमारे, ये हमारे, अरे जो कार्बन चक्र की भूमिका हो गई योगेंद्र, कार्बन चक्र मैंने बताया ना वहां पर कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, मतलब गैसीय चक्र में भूमिका हो गई, तो वो चीजें हो गई। फिर मैंने ये भी लिखा प्रदूषण में कमी लाते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर खुद ही सम्मिलित हो गई उतने बिंदु पर, उस पर सम्मिलित हो गई, समाहित हो गई बातें। तो अब अलग से इस बिंदु की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी। ओके, तो ये रहा दोस्तों कि आपके पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है, क्षमा चाहूंगा, जैव विविधता का महत्व क्या है, आपने कुछ बिंदु उसमें से दे दिया। अब वनस्पतियां हैं तो वनस्पतियों की पत्ती भी महत्वपूर्ण है, जड़ भी महत्वपूर्ण है, बीज भी महत्वपूर्ण है, तने भी महत्वपूर्ण है, छाल भी महत्वपूर्ण है, फल भी महत्वपूर्ण है, फूल भी महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण। तो अलग अलग तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जंतुओं में है तो जंतुओं में आपको मांस मिलता है, वसा मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, तो अब ये सब अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया फूड, फूड आइटम। तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए फूड आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें उसमें से सम्मिलित हो जाती हैं, आपको जीव जंतुओं से प्राप्त हो रही हैं। किससे प्राप्त हो रही हैं? जीव जंतु से। मेडिसिनल गुड्स से प्राप्त हो रही हैं जीव जंतुओं से, औषधीय रसायन भी प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीजें इनके इनके इंपॉर्टेंस है, इनके महत्व हैं, ये तमाम प्रकार के इनके अपने दोस्तों महत्व हो गए। तो नेक्स्ट, जब इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब कि हम इनका उपयोग तो करेंगे, निश्चित रूप से हम इनका उपयोग करेंगे, और उपयोग करेंगे तो इनकी क्षति होगी, इनको नुकसान होगा, इनमें ह्रास होगा, इनमें कमी आएगी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से अब इत्मीनान से चीजें लिखेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने कहा था कि आज की कक्षा में बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब चीजें जो शुरू हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण शुरू हो रही हैं। चलो बी सिंसियर, सभी लिखेंगे जैव विविधता, हेडिंग देंगे जैव विविधता ह्रास के कारण, ह्रास मतलब कमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या कारण हो सकते हैं? दो प्रकार के कारणों की बात करेंगे। जैव विविधता ह्रास के एक तरफ तो प्राकृतिक कारण की बात करेंगे, और दूसरी तरफ से मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों से और मानवीय कारणों से दो प्रकार के ह्रास हैं। लिखूं अब सारा। प्राकृतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जंगल की आग। जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। दूसरे नंबर पर, बढ़िया बिंदु बार लिखते चलेंगे, दूसरे नंबर पर सभी को लिखना है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें बहुत सारे पक्ष हो जाएंगे, जैसे भूस्खलन हुआ, कभी बाढ़ की स्थिति आ गई, कभी सूखा की स्थिति आ गई। भूकंप से डायरेक्ट नुकसान नहीं है, भूकंप से भूस्खलन आता है तभी दिक्कत होती है। कभी दोस्तों ज्वालामुखी फटा, कभी तूफान से भी नुकसान है, तूफान आदि से भी नुकसान है। तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जिनसे जिनसे जैव विविधता को क्षति हो रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बीमारियां हैं। बीमारियां, पौधों को भी बीमारियां लगती हैं, जंतुओं को भी बीमारियां लगती हैं, तमाम प्रकार की डिजीज। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, दुनिया में सबसे अच्छे गुणवत्ता का सागौन भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी में एक घाटी है जिसका नाम है बोरी घाटी। दुनिया का सबसे अच्छा सागौन बोरी घाटी में पाया जाता है। कुछ दिनों पहले घाटी क्षेत्र में एक कीट का प्रकोप हुआ, एक कीड़े का प्रकोप हुआ, और वो कीड़ा करता क्या था कि सागौन का पौधा जैसे ही पनप कर बड़ा होना शुरू किया तो उस पौधे का सबसे पहला काम करता था कि उस पौधे को ऊपर से कुछ इस तरह से काट देता। उसकी जो ऊपर की मुलायम मुलायम कोपलें होती थी, छोटा पौधा जो उग रहा होता था, मुलायम मुलायम कोपलें हो रही होती थी, उसे काट देता, खा जाता, तो उसकी वृद्धि रुक जाती थी। एक तो ये शब्द था। दूसरे नंबर पर जो मोटे पेड़ थे, उन मोटे पेड़ों पर छेद कर देता था। मोटे पेड़ों पर क्या कर देता? छेद, कुछ इस तरह से छेद कर देता इनके तने में। तो इनकी वैश्विक बाजार में बाजार मांग घट गई और यह एक चिंता का सबब बन गया। बहुत सिंपल सा, अगर इसके तने में छेद हो जाएगा तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस घटेगा इस पेड़ का। ये पेड़ धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। तो एक तो ये मैंने उदाहरण दिया। दूसरा, वर्ष 2007, 8, 9, 10, 11 के आसपास मिजोरम राज्य, पूर्वोत्तर भारत का, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था बांस पर आधारित है, बैम्बू कल्टीवेशन, वहां पर रहने वाली जो कुकी जनजाति है उसका मुख्य जो व्यवसाय है वो बैम्बू कल्टीवेशन का है। बैम्बू, बांस से निर्मित वस्तुओं को बनाते हैं और उसी का व्यापार करते हैं। पर इस दौर में यह देखा गया कि वहां जो बांस है, बांस में एक विशिष्ट प्रकार के माइक्रोब्स का प्रकोप हुआ, सूक्ष्म जीव का प्रकोप हुआ, और जब भी नवीन बांस उगते तो उन नवीन बांस के ऊपर का जो क्षेत्र था, ऊपर का जो हिस्सा होता, वो धीरे धीरे मुरझा जाता, तो नए बांस खिल ही नहीं पाते थे।
अगर नए बांस नहीं खिलेंगे तो एक बार बांस कट गए तो अब बांसों का विकास नहीं होगा, धीरे धीरे बांस पर आधारित जैव विविधता घटने लगेगी। तो ये बीमारी है, पादपों को, पौधों को भी बीमारी लगती है, कीटों का प्रकोप होता है, बीमारियां। और बीमारियों में क्या लिख देंगे, जैसे कीटों का प्रकोप, जैसे कीटों का प्रकोप होगा तो नष्ट होने लगेंगे, जंतुओं को भी बीमारी लगेगी और पादप वर्ग को भी बीमारी लगेगी। तो आपने लिख दिया यहां पर बीमारियां, जंगल की आग, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां। तो अब यहां पर लिखेंगे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, वृहद रूप में विलोपन हो रहा है जीवों का। तो जलवायु परिवर्तन के साथ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको जोड़ना है और जिन्हें आपको जानना है। मानो तो जान लो और ना मानो तो आपके ऊपर जाता है, आपके ऊपर जाता है। क्या? सबसे पहला शब्द, सबसे पहला कि यहां पर जीवों का जलवायु परिवर्तन के वजह से वृहद रूप से विलोपन हो रहा है, वृहद विलोपन हो रहा है। बहुत अधिक मात्रा में जीव विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर बारी आती है जिसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन, सह विलोपन की स्थिति आती है, सह विलोपन की स्थिति आती है। ये सह विलोपन क्या है, मतलब एक जीव नष्ट हो गया तो उस जीव पर आश्रित था पहले वाले जीव का जीवन, तो वो भी मर जाएगा। समझना, एक जीव जाति के मर जाने पर उस पर आश्रित जीव जाति का भी मर जाना या विलुप्त हो जाना सह विलोपन कहलाता, को एक्सटिंक्शन कहलाता है। तो जलवायु परिवर्तन मास एक्सटिंक्शन भी कर रहा है और जलवायु परिवर्तन को एक्सटिंक्शन भी कर रहा है, को एक्सटिंक्शन भी कर रहा है दोस्तों, को एक्सटिंक्शन कर रहा है, मुश्किल पैदा कर रहा है। तो ये सब चीजें समस्या आती हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या क्रिएट होती है इन्वेजिव स्पीसीज द्वारा, जिसको कहते हैं एलियन स्पीसीज या इन्वेजिव स्पीसीज। तो इसे आप कह सकते हो बाह्य प्रजातियों का प्रवेश। किसी स्थान पर जब एलियन स्पीसीज प्रवेश कर जाती हैं, का प्रवेश, एक्सोटिक स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज, कोई भी नाम दें, बाह्य प्रजातियों का जब प्रवेश हो जाता है तो इन प्रजातियों की विशेषता क्या होती है, अगर ये इस गुण से युक्त हैं कि यह वहां के सीमित संसाधनों में जल्द ही अपना अधिकार कर अपना सर्वाधिक विकास करती हैं, तो वहां का जो इंडिजिनस या इंडेमिक स्पीसीज होगा उसके लिए पोषक तत्व, भोजन आदि की कमी आ जाती है। और उस पोषक तत्व और भोजन आदि की कमी की वजह से, पोषक तत्व या भोजन आदि की कमी की वजह से वहां उपस्थित जीव जातियां नष्ट होने लगती हैं, वहां उपस्थित जीव जातियां दोस्तों नष्ट होने लगती हैं। तो यह भी एक प्राकृतिक कारण में आएगा कि यहां पर उपस्थित जीव जाति नष्ट हो जाएंगी। इतने सारे, इन तमाम कारणों को आपने प्राकृतिक कारणों में लिखा है, प्राकृतिक कारणों में लिखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर आपने प्राकृतिक कारण लिखे तो दूसरी तरफ आपको मानवीय कारण अब लिखना है। मानव किस प्रकार से कारक हो सकता है, तो मानवीय कारक में सबसे पहला तो मानव क्या करता है कि मानव निर्वनीकरण करता है, निर्वनीकरण करता है। पेड़ों को काट डालेगा, वनस्पतियों को काट डालेगा, वनस्पतियों को, पेड़ों को काट कर विनष्ट कर देगा। अब जब पेड़ों को काट ही डाला आपने, तो मैंने आपको बताया है कि वनस्पतियों में कई स्थानों पर ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर वहां की मौलिक वनस्पति को एक बार काट कर आपने नष्ट कर दिया तो दोबारा जल्दी वहां पर वही जीव जाति नहीं पनपेगी, जल्दी नहीं पनपेगी। समझ रहे मेरी बात की नहीं, नहीं पनपेगी। तो निर्वनीकरण हमने कर दिया और निर्वनीकरण करके हमने इसे नष्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, विदेशी प्रजातियों में कई बात कर रहे हैं। विदेशी प्रजातियों में पादप और जंतु दोनों के बड़े उदाहरण हैं दोस्तों, बड़े उदाहरण। जैसे उदाहरण देता हूं अभी रिसेंट इन्वेजिव स्पीसीज में, देखो यहां पहले इस पर बात करूं तो आप इस पर ज्यादा इंटरेस्टेड है कई बच्चे, और उस पर मैं बात करता हूं। अमेजन से लाया गया फ्लावर भी नुकसान कर रहा था तमिलनाडु, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है आपने दोस्तों। आपके घरों के आसपास सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, बेस्ट एग्जांपल आप जरूर जानते हैं, आपने नोटिस किया या नहीं, दो चीजों का। एक सो बबूल कहलाता है, सो बबूल, इसी को कई जगह पर आम बोलचाल में बिलायती बबूल कहते हैं, बिलायती बबूल कहते हैं। बेसिकली ये सो बबूल भारतीय बबूल नहीं है, भारतीय बबूल जिसे हम कीकर भी कहते थे, वो ये नहीं है। भारतीय बबूल के पौधे की विशेषता क्या थी कि वो कटीली झाड़ी के रूप में होता था, कांटे होते हैं उसमें, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं होता है। जहां पर भारतीय बबूल उगा हुआ होगा, नोटिस करना, भारतीय बबूल उगा हुआ होगा, उस बबूल के नीचे या आसपास खूब सारी मात्रा में घास होगी और विविध प्रकार की घास आदि होगी, ढेर सारी मात्रा में घास होगी और तरह तरह की घास होगी, शाक घास, घास झाड़ियां आदि ये सब होंगी। लेकिन ये जो सो बबूल उगता है, सो बबूल, कांटा तो नहीं होगा इसमें, लकड़ी इसकी बड़ी ही सॉफ्ट होगी। जहां पर ये उगेगा इसका विकास बहुत जल्दी होता है, विकास जल्दी होता है, इसीलिए तो एलियन है ये। जहां पर आप इसे एक बार लगा दोगे तो पूरा अपना जंगल तैयार कर लेगा।
जहां पर सो बबूल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो नोटिस करिएगा यहां से जो अंडर ग्रोथ है, घास आदि है नीचे की, ये अनुपस्थित हो जाती है। जो ये स्थानीय पादप था हमारा इंडेमिक देशज पादप था जो हमारा ये बबूल अपने साथ साथ यहां प्रचुर मात्रा में जैव विविधता को बनाए हुए था, जो एक दूसरे को सेवित एवं पोषित कर रहे थे। लेकिन सो बबूल हमारे घर के आसपास उगा तो इसने हमारी स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर दिया। ये तो उग आया लेकिन जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी हमारी खत्म होने लगी। एक ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण जंगल जलेबी भी उसका उदाहरण है। सो बबूल हो गया। आप जंगल जलेबी का भी नाम जानते होंगे। ये जंगल जलेबी भी भारतीय पौधा नहीं है, ये भी एलियन स्पीसीज है जो भारत में आया है। दूसरी तरफ देखना, भारत में बीज आपूर्ति करने वाली एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मोनसेंटो। मोनसेंटो नाम है दोस्तों, ये अमेरिकी कंपनी है। ये कंपनी भारत कोई बात नहीं, गाजर घास कहते हैं। पहले का आप नोटिस करिएगा, पहले हमारे पास जैसे बारिश होती थी, तो मुझे हालांकि इंटरेस्ट है तो मैं इंटरेस्ट की वजह से भी सब चीजें देखता रहता हूं। जैसे बारिश होती थी तो हमारे घर के बाहर जो प्रांगण हुआ करता था उसमें विविध विविध प्रकार की घास उगती थी, जिसमें घोड़ा चाप घास होती थी, जिसमें चौकौड़ा घास होती थी, चौलाई घास होती, तमाम प्रकार की घास, अलग अलग प्रकार की घास होती थी और खूब सघन घास हुआ करती थी, जिसको हमारे यहाँ के ढेर सारे जो पशु हुआ करते थे खूब बड़े चाव के साथ खाया करते थे। वो पशुओं का अच्छा भोजन भी हुआ करते थे। और दोस्तों उन्हीं में से चौलाई भाजी वगैरह का प्रयोग हम लोग भी करते थे। चौकौड़ा भाजी का भी नष्ट हो गई। जहां पर ये उगाती थी, इसका तो सबसे बड़ा नुकसान एक ये है कि चर्म रोग पैदा करती है घास। अगर इससे आप निकल जाओ तो बॉडी में खुजली फैल जाती है और एक इन्फेक्शन हो जाता है, तो चर्म रोग पैदा करती है। दूसरी बात, ये घास जहां पर उग आती है ना, तो अन्य प्रकार के घास या अन्य प्रकार की दोस्तों अन्य प्रकार की वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में उग पाती हैं। तो इसलिए यह भी अपने आप में एलियन स्पीसीज है जो कि बेसिकली नष्ट कर देती है। क्या नष्ट कर देती है? अपने यहाँ की जीव जातियों को नष्ट करती रहती है। तो इन सबको एलियन स्पीसीज में रखेंगे। और आप एक एग्जांपल देते हैं, मध्य प्रदेश और यूपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर सोन नदी की एक सहायिका है रिहंद। रिहंद नदी पर यूपी में एक डैम बना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। उस बांध में एक अमेरिकी प्रजाति की मछली ले आकर डाली गई जिसका नाम था ट्यूलिपिया। उसमें भी डाली गई और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के बांध पर भी डाली गई। कौन सी है? ट्यूलिपिया। ट्यूलिपिया है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ट्यूलिपिया मछली धीरे धीरे इस बांध या जलाशय में अपना इतना अधिक विकास करने लगी कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रजाति की मछलियां पाई जाती थी, जिसमें से रोहू थी, महासीर थी, प्रॉन थी और कतला थी। तो रोहू, कतला, महासीर जैसी विविध प्रजातियों वाली मछलियां यहां से गायब होना शुरू हुई। जब इन मछलियों की संख्या में कमी आ गई, तब जो यहाँ का पर्यावरणविद था उसके दिमाग में चिंता की लकीरें नजर आने लगी कि हाय हमने ये क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया। तो दोस्तों नोटिस करा ध्यान से, ये लाई तो इस उद्देश्य से गई थी क्योंकि जो बांध बनाए जाते हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना के तहत होते हैं, तो इनमें मत्स्यायन किया जाएगा और मत्स्यायन कृषकों के लिए, मछुआरों के लिए लाभकारी हो जाएगा।
तो मछुआरों के लिए मत्स्य लाभ पहुंचाने के प्रयास के क्रम में ये ट्यूलिपिया लाई गई। ये बात भी सत्य है कि जो स्थानीय मछलियां हैं इनकी तुलना में इसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है, पर इसने स्थानीय जीव विविधता को तहस नहस कर दिया। जैव विविधता को दोस्तों इसने बर्बाद किया। तो इस तरह से मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता था कि अगर इन्वेजिव स्पीसीज आती है और अपना अस्तित्व बना रही हैं, तो इन्वेजिव स्पीसीज के माध्यम से जैव जातियों को नुकसान पहुंचता है। ये बात थी। फिर अब यहाँ हम निर्वनीकरण में थे। चलो आओ सभी, मानवीय कारण में कहाँ थे? निर्वनीकरण में थे। निर्वनीकरण का एक बड़ा विशिष्ट रूप है भारत में कृषि व्यवस्था के अंतर्गत अपनाया जाता है, जिसे जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि को अलग अलग, उसे बेसिकली स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि जनजातीय संस्कृति द्वारा ये अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति आदिम कृषि पद्धति है, जिसमें क्या करती हैं कि जनजातियां जनजातियां बेसिकली जंगल को काटेंगी, जंगल का सफाया करेंगी और जंगल को काट कर सफाया कर 2-3 सालों तक खेती करेंगी। काटेंगी, सफाया करेंगी, आग लगाएंगी, 2-3 सालों तक खेती करेंगी। इसकी उर्वरता जैसे समाप्त होगी तो फिर से नया जंगल काटकर ऐसा कुछ करेंगी। तो जंगल को काटे जाने एवं जलाए जाने के कारण इस कृषि पद्धति को स्लैश एंड बर्न, क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न पैटर्न भी कहा जाता है, पद्धति भी कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया से भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है, बेहद नुकसान पहुंचा है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो ये प्रक्रिया हुई, स्लैश एंड बर्न हो गई, तो निर्वनीकरण हो गया, झूम कृषि हो गई। इसके बाद अति पशुचारण की क्रिया भी होती है। अति पशुचारण, अब आप कहोगे सर पशुचारण से कैसे नुकसान होता है वनों को, जैव विविधता को? अरे भाई, पशु हमेशा मुलायम मुलायम घास, वनस्पति, पौधे आदि को खा जाता है। एक तो खाकर नष्ट करता है डायरेक्ट, ये तो करता ही है। दूसरा, ये अपने पैरों की जो खुर होती है, कठोर खुर होती है, पैर होते हैं, उनसे भी विनष्ट करके घासों को नष्ट कर देता है, वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। इसलिए जहां भी अति पशुचारण की क्रिया होती है, दीर्घ काल तक अगर की जाए तो वहां मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। दीर्घ काल तक अगर आप देखो तो वहां दोस्तों क्या होती है कि जैसे जैसे आपको सबसे अच्छा इसका उदाहरण बता दूं कि हमारे यहाँ जो चंबल बेसिन का क्षेत्र है, पहले यहाँ सघन जंगल हुआ करता था और चंबल बेसिन के क्षेत्र में निर्वनीकरण एवं अति पशुचारण की क्रिया के कारण ही धीरे धीरे जंगलों का सफाया हुआ। ऊपर पृथ्वी की सतह नग्न हो गई, जैसे नग्न हुई तो वर्षा की बूंदों ने अपरदन करना शुरू किया। आज गली इरोजन के कारण दुनिया भारत का सबसे बड़ा बिहार बन गया है। तो अति पशुचारण की क्रिया भी इसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। और क्या होता है, और इसमें से लिख सकते हैं कि हमने आवास क्षेत्र का तो विनाश किया, तो इसमें हम 2 बातें जरूर लिख सकते हैं कि आवास का विनाश कर दिया हमने। आवास विनाश किसी भी प्रक्रिया से किया, आग लगाकर कर दिया विनाश। देखो कई तरीके से हो सकता है, आग के माध्यम से हमने विनाश कर दिया, प्रदूषण के माध्यम से हमने विनाश कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से किसी और प्रकार से विनाश कर दिया। तो आवास क्षेत्र का हमने विनाश ही कर दिया कि वो जीवों के विकास के लायक बचा ही नहीं। या कि दूसरी एक प्रक्रिया और होती है, इसमें हमने आवास क्षेत्र का विखंडन कर दिया, आवास विखंडन कर दिया। तो आवास विखंडन से भी समस्या होती है। आवास विखंडन क्या होता है? हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये एक बड़ा सा जंगल है, बड़ा सा वन क्षेत्र है, जहां पर जीव जंतु एक पूरे पूरे क्षेत्र में, यहाँ का जीव इधर की ओर, यहाँ का जीव इधर की ओर विचरण कर रहा है। मतलब इसका एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखा जाए तो बहुत बड़ा एक जंगल का क्षेत्र प्राप्त होता है, बहुत बड़ा एक जंगल का क्षेत्र प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात कहूं दोस्तों, दूसरी तरफ बात करूं कि इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्षेत्र को मानव जाति ने किसी भी वजह से, चाहे यहाँ से बीच से नहर निकाल दिया, सड़क निकाल दिया, रेल लाइन निकाल दी, औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर दी, किसी भी कारण से अगर इसे कुछ इस प्रकार से तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो इनका आवागमन एक दूसरे के क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाएगा। इनका आवागमन अवरुद्ध हो गया। ना केवल आवागमन अवरुद्ध हुआ, बल्कि दोस्तों यहां आप नोटिस करना, इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी छोटा हो जाता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहलाता है? किसी जीव का वह भौगोलिक प्रदेश जिससे उसकी पारिस्थितिकीय मांग कहलाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोटा हो गया। अब उनकी जैविक मांग पूरी ही नहीं हो रही। जब जैविक मांग नहीं पूरी होगी तो धीरे धीरे वो जीव मरने लगेगा, वनस्पति तथा जंतु मरने लगेंगे, उनकी संख्या में कमी आएगी। वनस्पतियों में कैसे कमी आती है, आपको यह भी ध्यान रखना कि वनस्पतियों में जब पुष्पन की क्रिया होती है तो पुष्प परागण होता है। वनस्पतियों में पुष्पन की क्रिया में पुष्प परागण होता है। वनस्पतियां अगर पास पास हैं तो भौरे हैं, मधुमक्खियां हैं, ये पशु की क्रिया कर तो जो पशुओं के जो वृक्षों में, वनस्पतियों में परागण की क्रिया हो रही थी वह भी मंद पड़ जाएगी।
परागण की क्रिया मंद पड़ने से दोस्तों वनस्पतियों का विकास भी कम हो जाता है। वनस्पतियों का विकास कम हो जाता है। तो ऑलवेज याद रखना कि आवास विखंडन का प्रभाव इस प्रकार से बहुत ही नुकसानदायक होता है। सबसे पहला क्या निशान फुटप्रिंट छोटा हो जाता है। फुटप्रिंट छोटा हो जाता है। दूसरा दूसरा जिसे आप पशुरति क्रिया कहते हैं, जंतु प्रकीर्णन कहते हैं। पशुरति या जंतु प्रकीर्णन कहते हैं। जंतु प्रकीर्णन कहते हैं, इसमें बाधा आती है। में बाधा आने लगती है। तीसरी जो समस्या आती है दोस्तों, क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ, मानव एवं वन्य जीव संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इन तीनों ही चीजों की वजह से जब हम आवास का विखंडन करते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है। आवास का विखंडन करते हैं तो क्या हो जाता है, जैव विविधता में कमी आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ की कम हो जाएगी। तो यहाँ हमने बताया आवास विखंडन तक की बात। अब आवास विखंडन के बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं, आवास विखंडन के साथ अवैध शिकार लिख सकते हैं आप। और क्या करेगा मानव, अवैध शिकार करेगा मानव। शिकार करके जीव जंतुओं का विनाश कर देगा। शिकार करके जीव जंतुओं का विनाश कर देगा। एक और बहुत बड़ी समस्या मानव ने की है, चयनित फसलों का प्रयोग करके। पहले विविध प्रकार की फसलें हुआ करती थी, अब केवल कुछ विशिष्ट फसलों का ही प्रयोग करता है मानव, जिससे जैव विविधता नष्ट होने लगी है। जैव विविधता की मात्रा में कमी आने लगी है। अब एक और इस समय पर चीजें अस्तित्व में आई हैं जिसे हम लोग जेनेटिक पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जेनेटिक पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, आनुवांशिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। एक्चुअली किया क्या मानव जाति ने क्या किया कि अपने मनचाहे गुणों को प्राप्त करने के लिए पौधों में एवं जंतुओं में जेनेटिक कोड में चेंजेस किया। जैसे जीएम सीड्स आते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड्स आते हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी लेडी फिंगर आदि। नए नए चर्चा का विषय है, ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस हवा में निकाल दें। मैंने आपको कहा हुआ है जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विविधता में कमी आई है, ह्रास हुआ है। तो इतने बिंदु आपको आज मिले हैं जिनकी तैयारी करने के लिए आपको अभी जितने बिंदु आज मैंने दिया है ना, इनकी तैयारी में आपको कई कई दिन लगाने हैं। मैंने तो आपको फटाफट बढ़िया से एक एक दूसरे बिंदु को समझा दिया, बता दिया, लिखा दिया, लेकिन इसके एक एक बिंदु अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ लिया, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपसे सीधे के सीधे पूछ लिया कि जैव विविधता ह्रास के विविध कारणों में आनुवांशिक प्रदूषण की प्रक्रिया आज भारत के लिए किस तरह से संकट का विषय बनती जा रही है, उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करें। सीधे आपसे इस रूप में मेल से प्रश्न पूछेगा तब आप क्या जवाब दोगे। इसलिए आपको एक एक विषय बिंदु जब मैंने समझाए हैं वो समझना है। आपसे पूछा सीधे कि आवास विखंडन आज के प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास की एक आवश्यक मांग है। ये मांग है कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन इसका जैव पारितंत्र एवं जैव विविधता तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आपको ये उदाहरण के साथ हर बात समझाना पड़ेगा और पूरी बात लिखनी पड़ेगी, अन्यथा सब चीजें बिखर जाएंगी दोस्तों और आपको मजा नहीं आएगा। और कहीं से पीटी का भी प्रश्न आ सकता है, कहीं से मेंस का भी प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र से जो अभी रिसेंट में आपने पढ़ा कि जैव विविधता का जो ह्रास है, ह्रास के कारणों को पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे बहुत अच्छे से एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे दोस्तों। और आज की इस कक्षा को इसी बिंदु के साथ मैं बंद करूंगा, लेकिन ध्यान से सुना, कल की कक्षा में जब हमने देख लिया कि जैव विविधता की क्षति हो रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जैव विविधता को सुरक्षित करें, हम जैव विविधता को संरक्षित करें। तो जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, कल की आज इस टॉपिक से लेकर आगे के प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक विषय बिंदु इसी तरह डिस्कशन के हैं जिसमें मेरा तो जरूर
को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलेंगे कल फिर से अपने परफेक्ट टाइम पर। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं पूछा ही जाता है। कहीं न कहीं पूछा जाता है। बहुत आराम से और इत्मीनान से पढ़ेंगे और सुकून के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, आखिर ये प्रजाति क्या है? तो प्रजाति के बारे में मैं कह सकता हूं कि जीवों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण जैविक आधार है। प्रजाति को आप कह सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण यह जैविक आधार है और वह जैविक आधार कई मूल अवयवों पर निर्भर करता है। तो आखिर वो कौन से मूल अवयव हैं? तो मूल अवयव सबसे पहला आकृति, सबसे पहला आकार की। हमारी जो मॉर्फोस है, जो हमारी आकृति है, हमारी आकार की है, उसके आधार पर एक जीव को दूसरे जीव से हम पृथक करते हैं। हमारी जो आंगिक समरूपता है और आंगिक विषमरूपता है, उसके आधार पर हम दो जातियों को पृथक कर देते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कुछ और विभेद की वजह हो सकती है? तो बिल्कुल विभेद की वजह है दोस्तों, और उन तमाम विभेद की वजहों को आज हम लोग अपनी इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कल की बात जितनी आपने लिखी थी, कल की बात आपने जितनी लिखी थी, उसके बाद आज शुरुआत हमें यहाँ पर कुछ आगे की करनी है। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे नोट लगाएंगे और नोट लगाकर लिखेंगे प्रजाति की अवधारणा। सबसे पहले प्रजाति शब्द पढ़ लो, क्योंकि आज इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने जा रहा है। तो प्रजाति की अवधारणा, प्रजाति की अवधारणा, अवधारणा। तो शुरू करेंगे प्रजाति की अवधारणा में। देखिए, प्रकृति में विविध प्रकार का जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है, प्रोग्राम। उन जीवों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार
का एक महत्वपूर्ण आधार प्रजातीय वर्गीकरण है। महत्वपूर्ण आधार प्रजातीय वर्गीकरण है, जिसे जिसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी के नाम से संबोधित किया जाता है, के नाम से संबोधित किया जाता है, पूर्णविराम। देखिए, प्रजातीय निर्धारण के संदर्भ में जीव विज्ञान में तीन प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं। तीन प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं। तीन प्रकार की संकल्पनाएं। सबसे पहला फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हिंदी में लिख सकते हैं प्रजाति निर्धारण की स्वरूप आधारित संकल्पना। प्रजाति निर्धारण की स्वरूप आधारित संकल्पना। प्रजाति निर्धारण के स्वरूप आधारित संकल्पना बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली ये संकल्पना फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस महोदय द्वारा दी गई, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। और सुनना ध्यान से, इन्होंने कहा कि अगर दो जीव, एक तरफ जीव ए है और एक तरफ जीव बी है, यदि अपने बाह्य आकृति या बाह्य आकारकी के आधार पर एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, बहुत सबसे सरल अवधारणा है, अगर दो जीव अपनी बाह्य आकृति, बाह्य आकार आदि के आधार पर एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, एक दूसरे से उनमें रिजेंबलिंग नजर आती है, तो उन्हें एक ही प्रजाति का जीव माना जाता है। जैसे एक तरफ आपने मुझे देखा और एक तरफ आपने अपने आप को देखा, आपने क्या फील किया कि जिस तरह से दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, हाथों में 10 उंगलियां राजेश सर की हैं, वैसे ही मेरे पास भी हैं, ठीक उसी प्रकार की हैं। घोड़े जैसी नहीं है, हाथी जैसी नहीं है, शेर जैसी नहीं है, बल्कि उनसे भिन्न है। तो राजेश सर, और आप क्या बोलते हो? राजेश सर, और आप अपने लिए बोलते हो मैं एक ही प्रजाति का हूं। एक तरफ आप देखते हो गाय और दूसरी तरफ देखते हो आप बकरी। गाय और बकरी को देखा और देख कर ही आइडेंटिफाई कर लेते हो आप कि गाय और बकरी दो अलग प्रजाति के हैं। तो जब बाह्य आकारकी के आधार पर, बाह्य आकृति या बाह्य स्वरूप के आधार पर जीवों में समानता या जीवों में विभेद कर दिया जाता है, तो इसे प्रजातीय निर्धारण की स्वरूपगत परिभाषा या संकल्पना माना जाता है। सामान्य तौर पर बड़े आकार के जीवों में प्रजातीय वर्गीकरण के संदर्भ में इस संकल्पना का उपयोग किया जाता है। लेकिन आगे चलकर जीव वैज्ञानिकों ने यह कहा कि आखिर जिस रिजेंबलिंग की बात आप कर रहे हैं, जिस समरूपता या समानता की बात आप कर रहे हैं, वो समानता कितने परसेंट होनी चाहिए? 90% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, या मोर देन 50 या लेस देन 50% होनी चाहिए? ये तो बताइए। ये बता पाने में लिनियस महोदय असफल रहते हैं। उनका यह बता पाना कि दो जीव एक दूसरे से रिजेंबल दिखते हों, उस रिजेंबलिंग के आधार पर उन्हें एक प्रजाति का माना जाएगा। तो जीव वैज्ञानिकों ने कहा कि दो जीव बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक दूसरे से पूर्ण रूप से समरूपी नजर आते हों। इस संदर्भ में इस परिभाषा को सीमित किया गया, तो आगे एक नई संकल्पना जन्म ली, आगे एक नई परिभाषा अस्तित्व में आई। तो सबसे पहले आपको प्रजाति निर्धारण की इस संकल्पना को लिखना है। आफ्टर दैट हम दूसरी संकल्पना में प्रवेश करेंगे। तो लिखें कि प्रजाति निर्धारण की यह संकल्पना, बहुत जरूरी है इसके, प्रजाति निर्धारण की यह संकल्पना लिनियस महोदय द्वारा दी गई थी, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। देखो, यह प्रजाति निर्धारण की सबसे पुरानी एवं परंपरागत, यह प्रजाति निर्धारण की सबसे पुरानी एवं परंपरागत परिभाषा या संकल्पना है, जिसमें विभिन्न प्राणियों के बाह्य आकृति, एक्सटर्नल अपीयरेंस, की मूलभूत विभिन्नताओं या समानताओं को आधार बनाया जाता है। पूर्ण विराम, जैसे यदि दो प्राणी
या दो जीव कुछ भी लिख दें, यदि दो प्राणी या जीव जीव एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं तो वह एक ही प्रजाति के जीव होंगे, एक ही प्रजाति के जीव होंगे होंगे परंतु परंतु दोनों में समरूपता कितनी हो, दोनों में समरूपता कितनी हो, इस बात को लेकर जीव वैज्ञानिक एक मत नहीं होते हैं, जीव वैज्ञानिक एक मत नहीं होते हैं। इसलिए इसलिए यह संकल्पना सीमित हो गई परंतु परंतु वह जीव जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, वह जीव जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, उनके प्रजातियों का निर्धारण जीवाश्मों के द्वारा इसी आधार पर किया जाता है पूर्ण विराम। ठीक है, ये पहली बात है। तो अब दूसरी बात बेसिकली अर्नेस्ट मायर महोदय ने दूसरी संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट सभी से लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, जैविक प्रजाति की संकल्पना। जैविक प्रजाति की संकल्पना एक लाइन बस लिख लेंगे और फिर समझेंगे। लेकिन यह संकल्पना अर्नेस्ट मायर महोदय ने प्रस्तुत की थी। और बहुत जबरदस्त संकल्पना है। इन्होंने कहा कि एक समान दिखना ना दिखना एक प्रजाति के निर्धारण का सही आधार हो ही नहीं सकता। कोई भी जीव समान प्रजाति का है, उसके निर्धारण के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों के पेच खोल देगी ये संकल्पना। कोई भी जीव अगर एक ही प्रजाति का है तो उसे निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करनी होगी। यदि यह दो शर्तें पूरी करती हैं तो वह जीव एक ही प्रजाति का होगा, अन्यथा उसकी प्रजाति भिन्न हो जाएगी। कैसे? इसे सुनना ध्यान से। उन्होंने सबसे पहली शर्त रखी, कंडीशन, जिसे आप कंडीशन 1 कह सकते हैं। सबसे पहली शर्त रखी कि सबसे पहले रखा कि उन जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाना चाहिए, लैंगिक प्रजनन पाया जाता हो, जिसे आप कह सकते हैं लैंगिक प्रजनन। इफ दे कैन इंटरब्रीड, क्या कह सकते हैं? इफ दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वह लैंगिक प्रजनन कर सकते हो, इसकी क्षमता पाई जाती हो। तो पहली शर्त केवल सफिशिएंट नहीं है, बोलते इसके साथ जब दूसरी शर्त भी पूरी होती हो, कंडीशन 2 भी पूरी होती हो, तब जाकर उन्हें समान प्रजाति का माना जाएगा। तो व्हाट इज दोस्तों कंडीशन सेकंड? उन्होंने कहा इस लैंगिक प्रजनन के द्वारा दे कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं? इफ दे कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अर्थात वह सफल संततियों को पैदा करते हो, जनरेशन ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हो। अब दोनों बातों में समझाना हूं। उन्होंने कहा कि लैंगिक प्रजनन तो दोनों में पाया ही जाता हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन तो उनमें पाया ही जाता हो, इंटरब्रीड कर पाते हो, और इंटरब्रीड करने के बाद वह अपनी संतति भी पैदा करते हो। लेकिन संतति के लिए यहां पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की चर्चा की है, यह भी ध्यान रखना। वो संततियों को पैदा करते हो, लेकिन कैसी संततियां पैदा होती हो? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होती हो, सफल संततियां पैदा होती हो। और सफल संततियों के पैदा होने में ध्यान समझना है, पैदा होने में शर्त यह है कि हमने जिन जीवों को देखा कि इनके बीच लैंगिक प्रजनन हुआ, तो वही जीव पैदा होना चाहिए। जैसे आपको देखना है, एक तरफ आपने एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ आपने घोड़ा लिया और दूसरी तरफ भी आपने घोड़ा लिया। अब इन दोनों के बीच, अब ये घोड़ा अलग तरह का दिखता है, ये घोड़ा अलग तरह का दिखता है, दोनों तरफ हॉर्स ही हॉर्स है, और इन दोनों के बीच अगर लैंगिक प्रजनन हुआ तो इनसे दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे निश्चित रूप से घोड़े ही होंगे। हाथी लिया, एक हाथी अलग प्रकार का है, सपोज अफ्रीकन हाथी है, और दूसरी तरफ से दूसरा आपने हाथी लिया जो एशियाटिक एलिफेंट है, हाथी ही लिया, दो हाथी हैं। अब इन दोनों के बीच लैंगिक प्रजनन हुआ तो हाथी ही पैदा होगा। इस दशा में यह दोनों के दोनों हाथी एक ही प्रजाति के कहलाएंगे, यह दोनों के दोनों घोड़े एक ही प्रजाति के कहलाएंगे। लेकिन हमने किया क्या? हमने यहां ऐसा भी कुछ कर दिया कि एक तरफ घोड़ा है, दूसरी तरफ गधा है, एक तरफ घोड़ा तो दूसरी तरफ गधा है, इन दोनों को भी इंटरब्रीड
न गधा पैदा हुआ बल्कि एक नई जाति पैदा हुई जिसे आप खच्चर कहते हो। तो इस दशा में यह निश्चित हो गया कि घोड़ा एवं गधा एक ही प्रजाति के नहीं है। मींस अगर इंटरब्रीड हो भी रहा है तो इंटरब्रीड के दौरान उनकी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं हुए। इसमें से न घोड़े की ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई न गधे की ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई। तो इस दशा में यह दोनों को एक प्रजाति का नहीं माना जाएगा बल्कि दोनों भिन्न भिन्न प्रजाति के होंगे। जैसे खच्चर पैदा हुआ वह एक अलग जीव है, एस्पेराइड प्रजाति भी उसको कह देते हैं बेसिकली बोलने के क्रम में। तो इस तरह से अर्नेस्ट मायर महोदय ने जैविक संकल्पना में बताया कि अगर जीव इन दो शर्तों को फॉलो करता हो, जीव में अगर यह दो शर्तें पाई जाती हो तो इन दो शर्तों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि वह एक ही प्रजाति का है या एक प्रजाति का नहीं है। हालांकि आज हम जैसे मानव के संदर्भ में देखें तो मानव के संदर्भ में हम लोगों ने अपने स्तर से नीग्रो बना दिया, नीग्रो बनाने के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बना दिया, ऑस्ट्रेलाइड बना दिया, मंगोल बना दिया तो मंगोलॉइड बना दिया और कॉकेसाइड बना दिया, कॉकेसाइड बना दिया। दुनिया में रंग रूप के आधार पर मानव प्रजाति जो कि होमो सेपियंस सेपियंस है उनको हमने चार भागों में बांट दिया। बट बायोलॉजी की परिभाषा में अगर आप देखेंगे, जीव विज्ञान की परिभाषा में देखेंगे तो जीव विज्ञान कहता है कि यह मानव की प्रजातियां नहीं बल्कि उपजातियां हैं। आप क्या कहोगे मानव की? ये सब रेसेस हैं, उप प्रजातियां हैं, इन्हें कभी भी अलग अलग प्रजाति का नहीं कहा जाएगा। यह सभी के सभी होमो सेपियंस सेपियंस वर्ग के जीव हैं, इनकी एक ही प्रजाति है और वह है होमो सेपियंस सेपियंस। क्या दोस्तों? होमो सेपियंस सेपियंस है। तो इसमें से कोई काला हो या बुरा हो, कोई पीला हो या श्वेत हो, उन सब के बीच आपस में इंटरब्रीड हो सकता है, उन सब के बीच आपस में फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा हो सकती है। इसलिए इन्हें अलग प्रजाति का नहीं बल्कि एक ही प्रजाति का माना जाएगा। तो दुनिया में मानव की एक ही प्रजाति है, दुनिया में घोड़े की एक ही प्रजाति है, दुनिया में बाघ की एक ही प्रजाति है। अब जैसे आपने बाघ ले लिया, बाघ की प्रजाति को देखोगे तो इसे आप जानते हो इसे पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। पर बाघ की प्रजाति में आप देखें तो इसकी उपप्रजातियां मूल रूप से तीन है। एक साइबेरियन टाइगर है। कौन सा टाइगर है? साइबेरियन टाइगर है। तो दूसरी तरफ अफ्रीकन टाइगर है, अफ्रीकन टाइगर है। तो तीसरी तरफ रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है जिसकी मात्रा सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। तो ये जो साइबेरियन टाइगर, अफ्रीकन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, ये टाइगर की तीन प्रजातियां नहीं है बल्कि उसकी अपनी उपप्रजातियां हैं। क्योंकि इन तीनों के बीच आपस में इंटरब्रीड भी पॉसिबल है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का पैदा होना भी पॉसिबल है। तो जाति एवं उपजाति में अंतर समझना है। यहाँ पर जीव विज्ञान प्रजातियों की बात करता है, उपजातियों की बात नहीं कर सकता और नहीं करता है। तो चलो सभी के सभी लोग पढ़ेंगे। लिखे मायर के अनुसार, मायर, अर्नेस्ट मायर के अनुसार वे सभी प्राणी एक ही प्रजाति के सदस्य होंगे, एक ही प्रजाति के सदस्य होंगे जिनके बीच निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण शर्तें लागू होती हों। शर्त वन, शर्त एक जैसे लिखेंगे दोनों के मध्य लैंगिक प्रजनन प्राप्त होता हो। तो शर्त दो लैंगिक प्रजनन से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब सफल संततियां पैदा होती हों। सफल लैंगिक संततियां पैदा होती हों अर्थात ऐसी संततियां हों जो अपने पूर्वजों के गुणों का वाहक हों। जैसे यदि दो भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बाघों के बीच लैंगिक प्रजनन हो रहा होगा तो संततियों में बाघ ही पैदा होगा। परंतु यदि घोड़ा एवं गधे के बीच प्रजनन हुआ तो खच्चर संतति पैदा होगी।
अच्छा पैदा होगा, जो कि ना तो घोड़ा है ना ही गधा, किसी की ऑफस्प्रिंग नहीं है वो, जो कि ना तो घोड़ा है ना गधा। तनु पटेल, मुझे पता है तुम्हें घोड़ी घोड़ा का बड़ा ज्ञान है बेटा, बस थोड़ा तरीके में रहो, जो कि ना तो घोड़ा है ना तो गधा, ना तो गधा। इसलिए इसलिए इन दोनों को एक ही प्रजाति का कहते हैं ठीक है, आपने ये संकल्पना नायर महोदय आपने सही दी है, गलत संकल्पना नहीं है, लेकिन ये बताओ कि वैसे जीव जिनमें लैंगिक प्रजनन जाता है, वैसे जीव जिनमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, तब क्या करोगे? पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में लैंगिक प्रजनन की भी बात नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म जीवों में, लघु आकार के कई जीवों में लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, ना ही बाह्य आकृति या आकार की या स्वरूप के आधार पर उनमें विभेद किया जा सकता। तब उन जीवों में प्रजातीय निर्धारण का आधार या संकल्पना कोई ना कोई तो होनी चाहिए। तो फिर दोस्तों इन्होंने आनुवंशिक प्रजाति की संकल्पना लॉसी महोदय ने विकसित की, जिसे तीसरे नंबर पर लिखा है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। लिखिए सभी तीसरे नंबर पर जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आनुवांशिक प्रजाति की संकल्पना। ये किसने दिया था? लॉटसी ने दिया था। एक लाइन में लिखेंगे यह संकल्पना प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक या आनुवांशिक वैज्ञानिक जेनेटिक्स के बड़े ज्ञाता थे लॉटसी महोदय द्वारा दी गई थी दी गई थी दी गई थी डैश देकर लिखें लिखें यह वैसे जीवों पर लागू होती है, यह वैसे जीवों पर लागू होती है स्वरूप के आधार पर समान दिखते हों या पर असमानता की नहीं जा सकती। स्वरूप के आधार पर विभेद किया नहीं जा सकता, साथ ही उनमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता हो, पूर्ण विराम नहीं पाया जाता हो। लिखें ध्यान से, वर्तमान में विविध वनस्पतियों तथा सूक्ष्म आकार के जीवों के प्रजातीय वर्गीकरण में इसी संकल्पना का उपयोग किया जाता है। तो तीन प्रकार की संकल्पनाएं प्रचलित हैं। पहली संकल्पना है कि अगर हम सामान्य रूप से स्वरूप को देखकर उन्हें विभेद कर सके तो अलग अलग प्रजाति के हो जाएंगे। दूसरी संकल्पना है कि चलो हम स्वरूप आधार पर विभेद नहीं कर सकते तो जैविक संकल्पना का आधार ले लेते हैं कि क्या उनमें ये दो शर्तें फॉलो हो रही हैं। अगर दो शर्तें फॉलो होंगी तो वह समान जीव होंगे, समान प्रजाति के होंगे। अगर फॉलो नहीं हो रही है तो समान प्रजाति के जीव नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे भी पृथ्वी में जीव हैं जिनके लिए दोनों शर्तें फॉलो नहीं हो रही है। जब दोनों ही शर्तें फॉलो नहीं होंगी तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। तो उनके लिए जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। उनकी आनुवंशिकता को देखा जाता है, उनकी आनुवंशिक संरचना को या कोड को देखा जाता है और आनुवंशिक कोड में विभेद के आधार पर उन्हें पृथक प्रजाति के जीव के रूप में चिन्हित करते हैं, पृथक प्रजाति के जीव के रूप में चिन्हित कर देते हैं। ठीक है ना, चिन्हित कर देते हैं। तो ये मेरे तीन प्रकार की संकल्पनाएं प्रजातियों के कितने वर्गों में बांटा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की भूमिका के आधार पर उन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो लिखो, हेडिंग देना है प्रजातियों के प्रकार, उसमें ब्रैकेट लिखना है पारितंत्र में भूमिका के आधार पर, पारितंत्र में भूमिका के आधार पर। सबसे पहला हम दो शब्द आपको यहां पर देने जा रहे हैं, कई वर्ग बनाएंगे, यहां पर कई वर्ग बनाएंगे, पर दो शब्द देंगे। सबसे पहला एक तरफ आती है डोमिनेंट स्पीसीज, आती है, तो दूसरी तरफ आती है की स्टोन स्पीसीज।
अब ये कौन है? बहुत सारी प्रजातियों के ऐसे वर्ग बनाऊंगा मैं, अभी बहुत सारे ऐसे बनाऊंगा, बट ये क्या है समझना है ध्यान से कि कोई भी प्रजाति कब डोमिनेंसी की कहलाएगी तो कब वह प्रजाति की स्टोन की कहलाएगी। कई बार कुछ डोमिनेंट स्पीसीज ही की स्टोन हो जाती हैं, तो कई बार कुछ की स्टोन स्पीसीज ही डोमिनेंट हो जाती हैं। पर बेसिकली दोस्तों यहाँ हमें एकदम विभेद करके समझना है और मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है? समझाना तो समझ लो, यहाँ आओ, जस्ट वेट। दोनों को बढ़िया उदाहरण से समझाता हूँ सबको बस। देखो, जैसे मान लो कि फिजिक्स वाला एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूट है और इसमें 3 प्रजाति के लोग रह रहे हैं। एक शिक्षकों की प्रजाति है, दूसरी विद्यार्थियों की प्रजाति है, तीसरी प्रबंधन की प्रजाति है। 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। दूसरी तरफ समझना, अब इन तीनों के संदर्भ में समझा जाए कि कौन डोमिनेंसी में है तो कौन कीस्टोन की भूमिका में है, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो समझना, इसमें से जो विद्यार्थियों का समूह है जिनकी आंखों में है, फिर से बोलता हूं, इसमें से जो विद्यार्थियों का समूह है जिसकी संख्या लाखों में है, वह फिजिक्स वाले के संसाधनों का सर्वाधिक उपभोग करते हैं। फिजिक्स वाला द्वारा दी गई सुविधाओं का सर्वाधिक उपभोग विद्यार्थी करते हैं जिनकी संख्या लाखों में है। तो इस प्रकार से यहां विद्यार्थी अपने आप में डोमिनेंसी में है, तो विद्यार्थियों को डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाएगा। संख्या के आधार पर भी हो सकता है। तो स्पीसीज उसे कहते हैं जिसकी अनुपस्थिति में ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, फिजिक्स वाले का जितना भी इकोसिस्टम बना हुआ है, वह सारा का सारा इकोसिस्टम छिन्न भिन्न हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, अस्थिर हो जाए, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। जैसे प्रबंधन भी बैठा है, हजारों की संख्या में क्लासरूम में विद्यार्थी भी बैठे हैं, बढ़िया माइक वगैरह भी सजा हुआ है, क्लासरूम सजा हुआ है, सारी तैयारियां बनी हुई हैं, शिक्षक को पढ़ाने आना है, राजेश मिश्र को पढ़ाने आना है, 5:30 पर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट पे आप इंतजार कर रहे हैं, 35 मिनट हुआ आप वेट कर रहे हैं, 40 मिनट हुआ आप वेट कर रहे हैं, 45 मिनट हुआ तो संस्था से पूछने लगेंगे, अरे भाई ये तो बताओ राजेश सर क्यों नहीं आए हैं? संस्था के नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ध्यान रखना, जब और लेट होने लगा तो एक राजेश मिश्र, हजारों की संख्या में विद्यार्थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी के साथ सैकड़ों की संख्या में लगा हुआ प्रबंधन, एक राजेश मिश्र की अनुपस्थिति से ये जो इकोसिस्टम बना हुआ था, कक्षा रूपी इकोसिस्टम बना हुआ था, वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, वह पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। यहाँ राजेश मिश्र की स्टोन स्पीसीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विद्यार्थियों का समूह डोमिनेंट स्पीसीज का। की संख्या में वनस्पतियों में बेसिकली ट्री है दोस्तों, ट्री है, हजारों प्रकार के ट्री हैं, ट्री के साथ श्रब्स हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की झाड़ियां हैं, झाड़ियों के साथ साथ हर्ब्स हैं, विभिन्न प्रकार के हर्ब्स के साथ साथ मिक्रोग्रासेस हैं, ये सब चीजें उपलब्ध हैं, मतलब जंगल ही है पूरा। ये सभी जानते हैं, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, ये तमाम प्रकार के जंतु भी हैं, तमाम प्रकार के जंतु हैं। अब इस पूरे पारितंत्र में अभी संतुलन की स्थिति पाई जा रही है। ये एक पारिस्थितिक प्रदेश है जिसमें पूरी तरह से संतुलन की स्थिति पाई जा रही है। अब इस संतुलन की स्थिति में आपको देखना है कि कौन सी प्रजाति की स्टोन की है, बहुत सरल और सहजता से समझ में आएगा। अगर अभी इसमें से हमने कोई और नाम नहीं दिया तो यहाँ डोमिनेंसी है वनस्पतियों की, यहाँ डोमिनेंसी है वनस्पतियों की, और वनस्पतियों का भी कोई वर्ग होगा। जैसे कैसे वर्ग होगा, अगर कर्नाटक में आप जाएंगे तो आपको लोग नाम बोलेंगे कि सैंडलवुड फॉरेस्ट है, चंदन की वनस्पतियों का वन है। तो जब सैंडलवुड फॉरेस्ट में आप जाते हो तो चंदन अपने आप में डोमिनेंट स्पीसीज कहला जाता है। दूसरी तरफ शाल का वन क्षेत्र है, अर्ध मानसूनी वनों में पूर्वी भारत में जाओगे तो साल के वृक्षों की प्रचुरता या बहुतायत पाई जाएगी, तो शाल का वृक्ष अपने आप में डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगा। तो अब मध्य पश्चिम की ओर आओगे, सागौन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो सागौन के वनों में सागौन डोमिनेंट स्पीसीज की भूमिका
में है। लेकिन दोस्तों इस पूरे के पूरे वर्ग इस पूरे के पूरे वर्ग में आप नोटिस करना, जैसे गिर नेशनल पार्क में पहुंचे तो गिर नेशनल पार्क में अगर शेर को हटा दिया जाए, किसको, शेर को हटा दिया जाए, तो क्या अधिक समय तक वह पारितंत्र बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। शेर की संख्या भले कम है, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद वह गिर नेशनल पार्क या गिर इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ आप देखो, भारत के अन्य किसी वन क्षेत्र में देखो तो बाघ, टाइगर की बात करते हैं। टाइगर उस नेशनल पार्क या उस फॉरेस्ट जोन के जीवों को खाकर उस पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो भले ही हिरण की संख्या में, गाय की संख्या में, नील गाय की संख्या में, लकड़बग्घे की संख्या में किसी की भी तुलना में बाघों की संख्या कम भले हो, लेकिन बाघ उस पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में चूंकि अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए बाघ को की स्टोन स्पीसीज कहा जाएगा। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना। एक क्लास का उदाहरण दिया, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण दिया, इनसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि की स्टोन और इस प्रकार की प्रजातियों में क्या अंतर है, कैसा अंतर है। तो लिखो सभी के सभी लोग। सबसे पहला लिखोगे डोमिनेंट स्पीसीज। डोमिनेंट स्पीसीज शुरुआत कहां से करोगे? स्पीसीज लिखो, वह प्रजाति, वह प्रजाति जो जो किसी समुदाय या पारितंत्र विशेष में, किसी समुदाय या पारितंत्र विशेष में संख्या या जैव द्रव्यमान, संख्या या जैव द्रव्यमान के संदर्भ में, के संदर्भ में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, उसे उसे डोमिनेंट स्पीसीज, प्रभावी प्रजाति कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण दूसरे अर्थों में, दूसरे अर्थों में वह प्रजाति, वह प्रजाति जो जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक जैव संसाधनों का, प्राकृतिक जैव या अजैव संसाधनों का, प्राकृतिक जैव या अजैव संसाधनों का सर्वाधिक उपभोग करती हो, सर्वाधिक उपयोग करती हो, उसे उसे प्रभावी प्रजाति कहा जाएगा। जैसे जैसे चंदन के वनों में चंदन, कौमा सागौन के वनों में सागौन, सागौन के वनों में सागौन डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगी, डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगी। पूर्ण विराम। ठीक है, अब दूसरा लिखो कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज जैसे कर लिखेंगे वह प्रजाति, वह प्रजाति जो अपनी उपस्थिति से, जो अपनी उपस्थिति से किसी समुदाय, किसी समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रहती है, स्थिर बनाए रहती है या बनाए रखती है, उसे उसे कीस्टोन की भूमिका में रखा जाता है, कीस्टोन की भूमिका में रखा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे, लिखो इसके हट जाने से, इसके हट जाने से कुछ समय उपरांत, कुछ समय उपरांत संपूर्ण, संपूर्ण पारितंत्र अस्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है।
बाघ संरक्षण परियोजना आदि। पूर्ण विराम। तीसरे नंबर पर लिखेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला। तीसरे नंबर पर लिखेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। अब ये क्या कहलाती है? लिखें किसी पारितंत्र में उपस्थित वैसी प्रजाति, किसी पारितंत्र में उपस्थित वैसी प्रजाति, वैसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति से, जिसकी उपस्थिति से, उपस्थिति से अन्य प्रजातियां, अन्य प्रजातियों, अन्य प्रजातियों का अस्तित्व, अन्य प्रजातियों का अस्तित्व सुरक्षित बना रहता है, रहता है, सुरक्षित बना रहता है, बना रहता है, उसे अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज, अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जैसे भारत के वनों में, भारत के वनों में पाया जाने वाला हाथी, पाया जाने वाला हाथी, या एक और अलग उदाहरण देता हूं, या काजीरंगा के वनों में पाया जाने वाला गेंडा, काजीरंगा के वनों में पाया जाने वाला गेंडा अम्ब्रेला प्रजाति की भूमिका में रहता है। अम्ब्रेला प्रजाति की भूमिका में रहता है। तो अब गेंडे का संरक्षण अगर काजीरंगा में हो रहा है तो पूरा पारितंत्र गेंडे की वजह से संरक्षित है, पूरा पारितंत्र संरक्षित है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो चौथे नंबर पर लिखो इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज, स्पीसीज। देखना की स्टोन से भी प्रश्न पूछा गया है, इंडिकेटर से भी प्रश्न पूछा गया है, अभी आगे बाबू से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो लिखो इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक प्रजाति। सीधे सीधे प्रश्न 2 बार पूछा गया संकेतक प्रजाति से। अब क्या होती है संकेतक प्रजाति? तो लिखो वैसी प्रजातियां या वैसी जैव जातियां, वैसी जैव जातियां, जैव जातियां जो जो संबंधित क्षेत्र में पर्यावरणीय, संबंधित क्षेत्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करती हों, परिवर्तनों को, पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करती हों, प्रदर्शित करती हों, उन्हें, उन्हें संकेतक प्रजाति कहा जाता है। संकेतक प्रजाति कहा जाता है। जैसे, जैसे, जैसे यदि वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा, प्रदूषकों की मात्रा उच्च हो गई, उच्च हो गई, जैसे सल्फर आदि, सल्फर आदि, तो लाइकेन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लाइकेन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो लिखें लाइकेन अपने आप में, लाइकेन अपने आप में इस रूप में, इस रूप में संकेतक प्रजाति कहलाएगी, इंडिकेटर स्पीसीज कहलाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं और शानदार सा, और क्लियर हो जाएगा आपको। लाइकेन बेसिकली फंजाई एंड एल्गी का समूह है। उदाहरण लगाएं, देखिए किसी जलीय पारितंत्र में कोई तालाब है आपके घर के आसपास, अब उसकी बात करता हूं। आप नोटिस करना कई बार देखेंगे तालाब का पानी बड़ा स्वच्छ है, निर्मल है, पर कई बार देखेंगे पूरे तालाब के पानी में शैवाल फ्लोट कर रही है। पूरे पानी में शैवाल ही शैवाल आपको दिखाई देती है। और जब पानी में शैवाल हो दोस्तों, तो उसे कहा जाता है अलगा ब्लूम। क्या कहा जाता है दोस्तों? अलगा ब्लूम। तो अगर तालाब में अलगा ब्लूम की स्थिति आ जाए तो इससे यह पता चल जाता है कि तालाब का यूट्रिफिकेशन हो चुका है और इसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है। तो लिखें जैसे, एक और उदाहरण लिखें, जैसे किसी जलीय पारितंत्र में, किसी जलीय पारितंत्र में अलगा ब्लूम, अलगा ब्लूम या एक चीज लिख सकते हैं रेड टाइड। रेड टाइड, रेड टाइड कहलाती है बेसिकली जब रेड एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है। रेड एल्गी की मात्रा बढ़ जाने को रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड, रेड टाइड की मात्रा बढ़ जाती है जब किसी जलीय पारितंत्र में अलगा ब्लूम या रेड टाइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे ज्ञात होता है कि, कुमार यादव ने देखा बेटा, तो इससे ज्ञात होता है कि जलीय पारितंत्र का सुपोषीकरण हो चुका है, सुपोषीकरण यूट्रिफिकेशन हो चुका है। अब आप कुछ बच्चों के लिए क्या है आगे क्लास में समझाएंगे। सुपोषीकरण हो चुका है एवं उसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग, जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि, वृद्धि
वृद्धि हो गई है पूर्ण विराम। तो ये हम इंडिकेटर स्पीसीज, जब किसी की वृद्धि या कमी से हमें ज्ञात हो जाए कि पर्यावरण में बदलाव आया है, पर्यावरण में परिवर्तन आया है, तो उस वाली प्रजाति को हम इंडिकेटर स्पीसीज कह देंगे। तो दो और प्रकार की प्रजातियां आप लिखेंगे, पांचवें में लिख देंगे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब देशज प्रजाति, हिंदी में देश शब्द से लिखेंगे देशज प्रजाति, देशज प्रजाति एंडेमिक स्पीसीज। बहुत सरल है ये बात, यहाँ ये बात बहुत सरल है। मींस वैसी प्रजाति, वैसी प्रजाति जिसका उद्भव एवं विकास, जिसका उद्भव एवं विकास स्थानिक स्थानिक भू जलवायविक कारकों के प्रभाव से हुआ हो, स्थानिक भू जलवायविक कारकों के प्रभाव से हुआ हो, प्रभाव से हुआ हो, उसे देशज प्रजाति कहा जाता है, देशज प्रजाति कहा जाता है। तो दूसरी तरफ लास्ट इसमें से लिखेंगे एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज में क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं बाह्य या विदेशी प्रजाति। एक्सोटिक स्पीसीज क्या लिखेंगे, बाह्य या विदेशी प्रजाति। बाह्य या विदेशी प्रजाति में लिखेंगे कि वह जीव जातियां जिनका उद्भव स्थानिक कारकों के प्रभाव से नहीं हुआ हो, बल्कि स्थानिक कारकों के प्रभाव से नहीं हुआ हो, बल्कि किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों, किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से बाह्य कारकों द्वारा लाई गई हों, बाह्य कारकों द्वारा लाई गई हों। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों मोटे मोटे तौर पर प्रजाति के संदर्भ में कुछ बातें। इंडिकेटर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, इन सब से दोस्तों प्रश्न यूपीएससी और स्टेट फिजिक्स एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अगर आप डेली टू डेली क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चंस देखने के क्रम में आप यह देख रहे होंगे कि इन तमाम सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब फिर भी मैं बताता हूं कि इन प्रेजेंट सिनेरियो जिस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है उससे एक बात अवश्य तय है कि अब कभी एक सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछकर दूसरे सेक्शन से जोड़कर पूछेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट हर सेक्शन के क्लियर रखना। अगर संकल्पना ठीक है तो निश्चित रूप से आपके पास प्रश्न का जवाब बढ़िया रहेगा, प्रश्न का जवाब बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है राहुल। ये पूर्व में जो चिंता लाया गया उसे एक्सोटिक की श्रेणी में आप रख सकते हैं। जैसे भारत में गाजर घास आई उसे एक्सोटिक स्पीसीज की श्रेणी में आप रख सकते हैं। भारत में जो गुलमोहर का पौधा आया या बोगनवेलिया का पौधा आया, इसे सबको आप एक्सोटिक स्पीसीज की श्रेणी में रख सकते हैं। मींस जो अपना देशज प्रजाति नहीं है, जो बाहर से लाया गया है, जैसे भारत में ये बेसिकली सो बबूल का पेड़ है और दूसरा यूकेलिप्टस का पेड़ है, ये सब एक्सोटिक स्पीसीज की श्रेणी में आएंगे। पर सागौन, शाल, नीम, बबूल ये सारे इंडिजिनस और एंडेमिक प्रजातियों में आएंगे। ये सब देशज हैं, ये सब स्थानिक हैं। देशज और स्थानिक है, ये भारत के ही हैं, इनका विकास भारत में ही हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है ना? तो ये ऐसा है। तो दोस्तों हम लोग थे बेसिकली कम्युनिटी में, और कम्युनिटी को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कि आखिर कम्युनिटी में जो प्रजातियों की बात आती है तो उसे समझने की प्रजातियां होती क्या हैं, प्रजातियों के बारे में विज्ञान क्या कहता है। तो अब प्रश्न उठता है, नोट यहाँ पर समाप्त हो गया कम्युनिटी के संदर्भ में। अब प्रश्न उठता है कि फिर से हमें कम्युनिटी में आना चाहिए। प्रजाति जब समाप्त हो जाए तो बिल्कुल कम्युनिटी में आना चाहिए। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे समुदाय की विशेषताएं, सभी लिखें समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं, विशेषताएं। प्रवासी पक्षी जितने हैं सब विदेशी प्रजाति हैं, सभी विदेशी प्रजाति। टाइगर, लायन, लीगर कौन से स्पीसीज में आएंगे? टाइगर एंड लायन सभी के सभी कीस्टोन स्पीसीज में आते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया तो अभी मैंने उदाहरण दिया। यस, ठीक है कुमार बेटा, ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं। अब समुदाय की विशेषताओं में ध्यान रखेंगे, मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ 5 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हम मोटे तौर पर इसकी विशेषताओं की, अंजलि ने एक प्रश्न पूछा कि अम्ब्रेला स्पीसीज कैसे अन्य प्रजातियों को सुरक्षित रखता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अंजलि। बेसिकली एक घर था और एक घर में कई सदस्य रहते थे। दादाजी रहते थे, उनका अकेला एक बेटा रहता था। उस बेटे के 2 3 4 बेटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसकी माताजी थी, सभी लोग थे। जैसे समझो दादाजी और दादी थे, इनके एक ही बेटा था। इस बेटे की शादी भी हुई इसकी अपनी पत्नी थी। अब इनसे जन्म लिए 4 बच्चे या 5 बच्चे जन्म लिए, 3 बच्चे जन्म लिए, कुछ भी। एक कपल ये था, दूसरा कपल मध्यवर्ती ये था। अब इनके इतने बच्चे हुए। ओके, इसमें से इस पूरे घर में कमाने वाला व्यक्ति है यह दादाजी का बेटा, मतलब इन बच्चों का पिता।
ये कमा रहा है तो इनका भी भरण पोषण हो रहा है, पत्नी का भी भरण पोषण कर रहा है और बच्चों का भी भरण पोषण कर रहा है। इस संदर्भ में ये अपने परिवार के लिए की स्टोन की भूमिका तो दिखा ही रहा है, ये अम्ब्रेला स्पीशीज है। लेकिन अगर इसकी रक्षा है तो ये अपने प्रभाव से बाकी सबको प्रभावित किए रहेगा, सुरक्षित और संरक्षित किए रहेगा। आगे बात करते हैं। जहां जहां पर एलिफेंट या प्रोजेक्ट गजर चल रहा है, एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप देखिए कि हाथी को सुरक्षित करने के क्रम में संपूर्ण वन क्षेत्र को प्रोटेक्टेड कर दिया गया। प्रोटेक्टेड कर दिया। हाथी यहाँ पीसफुल नहीं है। हाथी क्यों पीसफुल नहीं है? अगर हाथी मर गया तो पारितंत्र पूरा असंतुलित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाथी यहाँ डोमिनेंसी में भी नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या या सर्वाधिक जैव द्रव्यमान यहाँ हाथी की नहीं है। पर हाथी को सुरक्षित रखने में वहां के सारे शाकाहारी जीव और सारे मांसाहारी जीवों को सुरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए हाथी यहाँ पर अम्ब्रेला स्पीशीज की भूमिका में रहता है, भूमिका रहता है। अब समुदाय की विशेषताएं पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले समुदाय की विशेषता है कि इसमें एबंडेंसी होती है, अर्थात प्रचुरता पाई जाती है। तो पहली विशेषता में क्या लिखेंगे? प्रचुरता। तो सबसे पहले ऐसा कुछ लिखेंगे समुदाय की विशेषता में। लिखिए, अब विशेषता अगले अक्षर में लिखेंगे। लिखिए समुदाय, पहले भाषा में लिखेंगे फिर लिखेंगे। समुदाय समुदाय निम्नलिखित गुणों से युक्त होता है। समुदाय निम्नलिखित गुणों से युक्त होता है, जिन्हें समुदाय के अभिलक्षण भी कहा जाएगा। जैसे नंबर वन प्रचुरता, एबंडेंसी। यहां समुदाय की प्रचुरता से आशय, किसी जैव समुदाय में प्रजाति, जनसंख्या एवं जीव की प्रचुरता पाई जानी चाहिए, चाहिए। लेकिन पारितंत्र में प्रजाति या जीवों के तमाम सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, पर फिर भी मैं बताता हूं कि इन प्रेजेंट सिनेरियो जिस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है, उससे एक बात अवश्य तय है कि अब कभी एक सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछकर दूसरे सेक्शन से जोड़-जोड़ कर पूछेगा। इसीलिए कांसेप्ट हर सेक्शन के क्लियर रखना। अगर संकल्पना ठीक है तो निश्चित रूप से आपके पास प्रश्न का जवाब बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है राहुल। राहुल, ये पूर्व में जो चिंता लगा है उसे एक्सोटिक की श्रेणी में आप रख सकते हैं। जैसे भारत में गाजर घास आई, उसे एक्सोटिक स्पीशीज की श्रेणी में आप रख सकते हैं। भारत में जो गुलमोहर का पौधा आया या बोगनविलिया का पौधा आया, इसे सबको आप एक्सोटिक स्पीशीज की श्रेणी में रख सकते हैं।
मींस जो अपना देशज प्रजाति नहीं है, जो बाहर से लाया गया है, जैसे भारत में ये बेसिकली सो बबूल का पेड़ है और दूसरा यूकेलिप्टस का पेड़ है, ये सब एक्सोटिक स्पीशीज की श्रेणी में आएंगे। पर सागौन, शाल, नीम, बबूल ये सारे इंडिजिनस और इंडेमिक प्रजातियों में आएंगे। ये सब देशज हैं, ये सब स्थानिक हैं, देशज और स्थानिक है, ये भारत के ही हैं, इनका विकास भारत में ही हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। तो दोस्तों हम लोग थे बेसिकली कम्युनिटी में, और कम्युनिटी को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कि आखिर कम्युनिटी में जो प्रजातियों की बात आती है तो उसे समझने की प्रजातियां होती क्या हैं, प्रजातियों के बारे में विज्ञान क्या कहता है। तो अब प्रश्न उठता है, नोट यहाँ पर समाप्त हो गया कम्युनिटी के संदर्भ में। अब प्रश्न उठता है कि फिर से हमें कम्युनिटी में आना चाहिए। प्रजाति जब समाप्त हो गया तो बिल्कुल कम्युनिटी में आना चाहिए। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे समुदाय की विशेषताएं, सभी लिखें समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं, विशेषताएं। प्रवासी पक्षी जितने हैं सब विदेशी प्रजाति हैं, सभी विदेशी प्रजाति। सर टाइगर, लायन, लेगर कौन से स्पीशीज में आएंगे? टाइगर एंड लायन सभी के सभी किस दो स्पीशीज में आते हैं? अभी मैंने उदाहरण दिया तो, अभी मैंने उदाहरण दिया। यस, ठीक है कुमार यादव बेटा, ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं। अब समुदाय की विशेषताओं में ध्यान रखेंगे, मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ 5 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हम मोटे तौर पर किसकी विशेषताओं की? अंजलि ने एक प्रश्न पूछा कि अम्ब्रेला स्पीशीज कैसे अन्य प्रजातियों को सुरक्षित रखता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अंजलि। बेसिकली एक घर था और एक घर में कई सदस्य रहते थे। दादाजी रहते थे, उनका अकेला एक बेटा रहता था। उस बेटे के 2-3-4 बेटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसकी माताजी थी, सभी लोग थे। जैसे समझो दादाजी और दादी थे, इनके एक ही बेटा था। इस बेटे की शादी भी हुई इसकी अपनी पत्नी थी। अब इनसे जन्म लिए 4 बच्चे या 5 बच्चे जन्म लिए, 3 बच्चे जन्म लिए, कुछ भी। एक कपल ये था, दूसरा कपल मध्यवर्ती ये था। अब इनके इतने बच्चे हुए, ठीक है। इसमें से इस पूरे घर में कमाने वाला व्यक्ति है यह दादाजी का बेटा, मतलब इन बच्चों का पिता। ये कमा रहा है तो इनका भी भरण पोषण हो रहा है, पत्नी का भी भरण पोषण कर रहा है और बच्चों का भी भरण पोषण कर रहा है। इस संदर्भ में ये अपने परिवार के लिए की स्टोन की भूमिका तो दिखा ही रहा है। ये अम्ब्रेला स्पीशीज है। अगर इसकी रक्षा है तो ये अपने प्रभाव से बाकी सबको प्रभावित किया रहेगा, सुरक्षित और संरक्षित किया रहेगा। आगे बात करते हैं। जहां जहां पर एलिफेंट या प्रोजेक्ट गजर चल रहा है, एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप देखिए कि हाथी को सुरक्षित करने के क्रम में संपूर्ण वन क्षेत्र को प्रोटेक्टेड कर दिया गया, प्रोटेक्टेड कर दिया। हाथी यहाँ पीसफुल नहीं है। हाथी क्यों पीसफुल नहीं है? अगर हाथी मर गया तो पारितंत्र पूरा असंतुलित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाथी यहाँ डोमिनेंसी में भी नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या या सर्वाधिक जैव द्रव्यमान यहाँ हाथी की नहीं है। पर हाथी को सुरक्षित रखने में वहां के सारे शाकाहारी जीव और सारे मांसाहारी जीवों को सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए हाथी यहाँ पर अम्ब्रेला स्पीशीज की भूमिका में रहता है, भूमिका रहता है। तो अब समुदाय की विशेषताएं पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले समुदाय की विशेषता है कि इसमें एबंडेंसी होती है, अर्थात प्रचुरता पाई जाती है। तो पहली विशेषता में क्या लिखेंगे? प्रचुरता। तो सबसे पहले ऐसा कुछ लिखेंगे समुदाय की विशेषता में, लिखिए अब विषय पे अगले चरण लिखेंगे, लिखिए समुदाय, पहले भाषा में लिखेंगे फिर लिखेंगे समुदाय निम्नलिखित गुणों से युक्त होता है। समुदाय निम्नलिखित गुणों से युक्त होता है, जिन्हें समुदाय के अभिलक्षण भी कहा जाएगा। जैसे नंबर 1 प्रचुरता, एबंडेंसी। जैसे यहां समुदाय की प्रचुरता से आशय, किसी जैव समुदाय में प्रजाति, जनसंख्या एवं जीव की प्रचुरता पाई जानी चाहिए, लेकिन पारितंत्र में प्रजाति या जीवों की प्रचुरता उसके आकार एवं स्थायित्व को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो प्रचुरता के बाद क्या होता है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्रभाविता, डोमिनेंसी। प्रभाविता मींस का सीधा प्रश्न है, प्रभाविता, डोमिनेंसी। लिखिए डोमिनेंसी से आशय उस क्रियाविधि से है जिसमें समुदाय में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां
समुदाय में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां प्रजातियां पारिस्थितिक कार्य एवं संरचना में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं तो तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। क्या आता है? स्ट्रैटिफिकेशन है, स्तरीकरण है। समुदाय की विशेषताओं। स्तरीकरण का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा, बहुत सिंपल सा उदाहरण। मान लो कि एक समुद्र है, एक सागर है, एक सागरीय पानीतंत्र है। कहीं भी अगर देखेंगे, दोनों का उदाहरण मैं दूंगा। मान लो सागर है, सागर का ये जल में डूबा हुआ हिस्सा है। इधर केवल स्थल खंड नीचे केवल तल में पाया जाएगा। ये जल में डूबा हुआ हिस्सा है, पूरा का पूरा जल का क्षेत्र है। अब आप इस जल के क्षेत्र में देखेंगे, अगर पूरे के पूरे में प्रकाश पहुंच रहा है, तो कुछ जीव होंगे जो ऊपर जल में तैर रहे होंगे। यहाँ पर तैरने वाले जीव होंगे, फ्लोट करने वाले जीव होंगे। तो दूसरे प्रकार के जीव होंगे, ये तो फ्लोट करने वाले प्लेनेट है। दूसरे प्रकार के जीव होंगे जिसके मध्यवर्ती भाग में कुछ इस प्रकार से अपना तैरने आदि की क्रिया में संलग्न होंगे, जिन्हें आप मत्स्य वर्ग या कुछ कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो इसकी तली में, जल की तली में यहाँ कुछ बैठे होंगे। तो ये पहला इसका स्तर हो गया, इसका हो गया पहला, जिसमें से ये प्लैंकटन ग्रुप कहला जाता है। प्लैंकटन का स्तर हो गया। दूसरा मध्यवर्ती स्तर हो गया, जो मध्यवर्ती भाग में तैरते हैं, इसे नेक्टन का वर्ग कहते हैं। तो तीसरा हो गया बेंथोस का वर्ग, जो तली में बैठा होता है, बेंथोस का। ये केवल जलीय पारितंत्र में नहीं पाया जाता, बल्कि स्थलीय पारितंत्रों में भी है दोस्तों। उसे आपको कैसे देखना है? जैसे विषुवतीय वर्षा वनों में देखोगे, तो विषुवतीय वर्षा वनों में सबसे पहले महुनी, एबुनी, सिल्वरवुड, रोजवुड आदि की वनस्पतियां पाई जाएंगी, जिनकी ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाएगी। उसके बाद दूसरे प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, जिनकी ऊंचाई उससे कम होगी। उसके बाद तीसरे प्रकार की वनस्पतियां होंगी, जिनकी ऊंचाई इससे भी कम होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ झाड़ी जैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी, झाड़ियां पाई जाएंगी। और आफ्टर दैट इन सबके बीच में छोटी छोटी घास उगी हुई होगी, तो घास पाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर स्तरीकरण में देखेंगे, तो पहला स्तर हो गया, लेवल फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पर ट्री का लेवल सेकंड हो गया। फिर यहाँ पर ट्री का लेवल थर्ड हो गया। फिर यहाँ झाड़ियों का लेवल 4 हो गया। फिर यहाँ पर जो घास वगैरह उगी हुई है, इनका लेवल 5 हो गया। इस किसी भी पारितंत्र में विविध प्रकार के जीवों का स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, स्तरीकरण पाया जाता है। सारी की सारी प्रजातियां एक ही स्तर पर कभी भी नहीं पाई जाती, बल्कि कोई कहीं पाई जाएगी किसी स्तर पर, तो कोई कहीं दूसरे स्तर पर पाई जाएगी। तो पारितंत्र में इस तरह से जीवों का, जैव प्रजातियों का स्तरीकरण पाया जाता है। तो इसी बात को लिखना है कि किसी समुदाय में वनस्पतियां अपनी ऊंचाई के अनुसार जिस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, उससे उनके विभिन्न स्तरों का ज्ञान होता है। वो ज्ञान लगाएं। ठीक इसी प्रकार से जलीय पारितंत्र में प्लैंकटन, नेक्टन एवं बेंथोस समूह का प्लैंकटन, नेक्टन एवं बेंथोस समूह का स्तरीकरण पाया जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है। पूर्ण विराम। हेलो जस्ट वेट। हेलो, पूर्ण विराम। बढ़ो आगे। पाया जाता है। अब स्तरीकरण के बाद होता है चौथे नंबर पर लिखिए प्रजातीय विविधता। लिखो प्रजातीय विविधता को। लिखो दोस्तों। लिखो किसी समुदाय में प्रजातीय विविधता तीन प्रकार की पाई जाती है। कैसे 3 प्रकार की होगी? तो सबसे पहले लिखिए डाइवर्सिटी 1, जिसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर डाइवर्सिटी 2, जिसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर डाइवर्सिटी 3, जिसे हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब तीनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छे से समझना, एक बार में समझना। मान लो एक यह भौगोलिक प्रदेश है, अब इस भौगोलिक प्रदेश में यहाँ पहले प्रकार की प्रजाति पाई गई है। मान लो वो प्लांट की है, जिसे हमने दे दिया A।
अब प्लांट अकेला तो होगा नहीं, कई प्लांट होंगे। मान लो A1 है, A2 है, A3 है, ये आपस में सब जुड़े हैं, ये आपस में सब जुड़े हैं, A1 A2 A3 सब जुड़े हैं। ये एक प्रजाति हो गई। अब यहाँ दूसरी भी प्रजाति है जिसे हमने बी नाम दे दिया, ये शाकाहारी वर्गों की है। शाकाहारी वर्गों में एक B1 हो गई, एक B2 हो गई, एक B3 हो गई, दिस वन B1 B2 B3 हो गई। तीसरे प्रकार की प्रजाति है यहाँ पर जो मांसाहारियों की है। मांसाहारियों को चलो हमने दे दिया, ये C1 है, C2 है, C3 है, ये भी आपस में जुड़े हैं और ये सबके बीच भी आपस में संबंध है। प्रजाति तो सबने फिगर बनाया। तीन प्रकार की प्रजाति हो गई, एक स्पीसीज फर्स्ट हो गई, एक स्पीसीज सेकंड हो गई, एक स्पीसीज थर्ड हो गई। मान लो एक समुदाय है और समुदाय में तीन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब जब किसी समुदाय की एकल प्रजाति की आंतरिक विविधता की चर्चा की जाए, किसी समुदाय में कोई एक प्रजाति है और उस प्रजाति की आंतरिक विविधता की चर्चा की जाए तो उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो दूसरी तरफ देखना, जब किसी समुदाय में दो प्रजातियों के मध्य की तुलनात्मक विविधता की चर्चा की जाए तो इसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन तीसरी तरफ देखो, जब किसी एक समुदाय में पाई जाने वाली सकल विविधता की चर्चा की जाए, सकल विविधता, संपूर्ण विविधता की चर्चा की जाए तो उसे गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये हो गई आपके पास अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। तो इनको सभी के सभी विविधता में विविधता पाई जाती है। ये भी इसका अपना लक्षण है, विविधता। लिखें कि किसी भी पारिस्थितिक समुदाय में तीन प्रकार की विविधता पाई जाती है। नंबर 1 अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी के लिखो, यह किसी समुदाय की एकल प्रजाति की आंतरिक विविधता, किसी समुदाय की एकल प्रजाति की आंतरिक विविधता को दर्शाती है। अब लिखिए दूसरा बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी के बारे में लिखना है, यह दो प्रजातियों या मान लो कोई बहुत बड़ा पारितंत्र और कई समूह हैं, दो प्रजातियों या दो समुदायों के मध्य की तुलनात्मक विविधता को दर्शाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे गामा डाइवर्सिटी लिखेंगे। लेकिन यह एक बड़े भौगोलिक प्रदेश में यह एक बड़े भौगोलिक प्रदेश में सभी समुदायों या सभी प्रजातियों की सकल विविधता को दर्शाता है। पूर्ण विराम। ये हो गई डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी के बाद अब समुदाय की पांचवी विशेषता लिखेंगे। लिखें अंतर संबंध, जिसको कहते हैं इंटरैक्शन। पांचवी विशेषता है अंतर संबंध है। पांचवी विशेषता है इंटरैक्शन। अब अंतर संबंध क्या है? अंतर संबंध है कि जितने भी जीव हैं उनमें आपस में किस प्रकार का इंटरैक्शन है, या जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें आपस में किस भी प्रकार का इंटरैक्शन है। उस इंटरैक्शन से एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से लाभ हो रहा है या दूसरी स्थिति हो रही है, एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से क्षति हो रही है तो तीसरी स्थिति हो रही है। न लाभ हो रहा, न हानि हो रही, पर एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। अंतर संबंधों का मतलब है जुड़ाव।
अब ये जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। दूसरा, ये जुड़ाव किसी एक प्रजाति के अंदर हो सकता है, भोजन को लेकर, पोषण को लेकर, प्रजनन को लेकर, आवास को लेकर, प्रकाश को लेकर, तापमान को लेकर, ऊर्जा को लेकर, किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। तो किसी एकल प्रजाति के अंदर ये इंटरेक्शन हो सकता है, तो दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य का इंटरेक्शन हो सकता है। ये इंटरेक्शन की स्थिति में हमें कई प्रकार, इंटरेक्शन को साहित्य संबंध कहते हैं, यहाँ पर हमें कई प्रकार की स्थितियों को देखना है कि इस प्रकार के इंटरेक्शन से कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रही है। तो इन्हें हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे हम सहोपकारिता का नाम देंगे, पारस्परिक निर्भरता में परोपकारिता का भी नाम देंगे, उदासीन संबंधों का नाम देंगे, तो परजीविता का नाम देंगे, परभक्षण का नाम देंगे, तो दोस्तों इसी को प्रतिस्पर्धा का नाम देंगे। तो अलग अलग नाम देकर अंतर संबंधों को भिन्न भिन्न श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों समुदाय के विभिन्न अंतर संबंधों को पढ़ना है। अंतर संबंधों की व्याख्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे एक क्लास में करूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर आता है। और इन अंतर संबंधों से जैसे कि जब हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें, जैसे आहार श्रृंखला है, आहार जाल है, पोषण स्तर है तथा इकोलॉजिकल पिरामिड है, इन तमाम चीजों के आंसर भी साथ साथ में निकल कर आएंगे। इसीलिए मित्रों आज की इस कक्षा को यहीं तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के रूप में समुदाय के जीवों में प्रजातीय अंतर संबंधों पर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें